हाय स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो रासायनिक बलगतिकी का 12th क्लास का जो चैप्टर चल रहा था उसमें अपन ने लास्ट क्लास में जो अभिक्रिया के वेग से संबंधित या जो वेग व्यंजक था उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल जो थे उनको अपन ने देखा था। तो दो स्टूडेंट आज क्लास में पहली बार आए हैं तो पहले वाले वीडियोस भी आप देख लें जिससे कि चैप्टर जो है ना वो कंटिन्यूटी में आपके आ जाए। और आज अपन जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें जनरली एग्जाम में क्या होता है या तो इसकी डेफिनेशन पूछते हैं या इन दोनों शब्दों में जो है अंतर पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप कंप्लीट देखिए जिससे कि वीडियो के अंदर दी गई पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो सके, मिल सके। और वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करें आप, जिससे कि हमें पता चले कि जो चीजें आपको बताई जा रही है वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज सीखते हैं कोई नई चीज। ठीक है, तो देखो आज का जो टॉपिक अपना है वो है अभिक्रिया की कोटि और उसकी आणविकता। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अभिक्रिया की कोटि जो है वो किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था ऐसे कि किसी भी अभिक्रिया जो उसमें वेग व्यंजक को लिखते हैं ना अपन, वेग व्यंजक को लिखते हैं तो वेग बराबर के था वेग स्थिरांक और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सांद्रता। ये सांद्रता किसकी है? क्रियाकारक जो है उनकी सांद्रता है ये, और जो क्रियाकारकों की संख्या थी उसको अपन ने यहाँ पे लिखा था x + y और सिंगल डिजिट में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं n। क्या लिख सकते हैं n। और इसके आधार पर पहली परिभाषा बताई थी अभिक्रिया की कोटि की और दूसरी परिभाषा भी अभी देखेंगे अपन। पहली जो परिभाषा थी वो देखो क्या थी कि किसी अभिक्रिया के प्रायोगिक वेग समीकरण में, किसी अभिक्रिया के प्रायोगिक वेग समीकरण में क्रियाकारकों की सांद्रता, सांद्रता ये हो गई क्रियाकारक की सांद्रता थी, क्रियाकारकों की सांद्रता के घातांकों के योग को, के घातांकों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। फिर बता रहा हूं, पहले बता रखी है किसी अभिक्रिया के प्रायोगिक वेग समीकरण में, किसी अभिक्रिया के प्रायोगिक वेग समीकरण में क्रियाकारकों की सांद्रताओं के घातांकों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ये हो गई पहली परिभाषा। ठीक है, दूसरी जो चीज आती है वो हमेशा ध्यान रखना आप कि अभिक्रिया के जो वेग समीकरण है, ये वाला जो वेग समीकरण है वो हमेशा प्रायोगिक होता है। प्रायोगिक क्या होता है? प्रायोगिक मतलब जैसा अपन को रिएक्शन दे रखी है उसके अनुसार अगर लिखे हैं, किस तरीके से निर्धारण होता है इसका? प्रायोगिक रूप से निर्धारण होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी आप जो क्रियाकारक दे रखा है उसकी संख्या को डायरेक्ट, जैसे मान लो से लिखा हुआ है 2a + b और इधर दे दिया उत्पाद और आपको कहा जाए सभी कोटि बताओ कोटि। ठीक है, तो अपन वेग समीकरण जो उसमें क्या लिखेंगे कि a⁴ और b⁴1, क्योंकि यहाँ पे 2 दिख रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 2, लेकिन यहाँ पे इससे पहले कितना है 1। तो ये तो हुआ एक थ्योरेटिकल मेजरमेंट, मतलब सैद्धांतिक रूप से अभिक्रिया को देखकर अपन ने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन एग्जाम में हो सकता है यहाँ पर 1 लिखा आ जाए, हो सकता है यहाँ पर हाफ लिखा आ जाए, किसी भी तरीके से लिखा आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना ये चीज प्रयोग करके निर्धारित करी गई है कि इसके सापेक्ष, मतलब ये दोनों क्रियाकारक जो है ना वो कितने कितने जो है वो अभिक्रिया में भाग ले पा रहे हैं, एक के सापेक्ष दूसरे का कितना मोल या कितना अणु जो है वो अभिक्रिया में भाग ले पा रहा है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो वेग समीकरण है या अभिक्रिया कोटि जो है ना वो अपन प्रायोगिक वेग समीकरण जो होता है ना, प्रायोगिक वेग समीकरण मतलब अभिक्रिया कोटि का निर्धारण प्रायोगिक रूप से जो समीकरण प्राप्त है उससे किया जाता है, सैद्धांतिक रूप से नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। इसीलिए जितने भी एग्जाम्पल होंगे उनके लिए जो अपन ने अपने सिलेबस में है उनकी तो अपनी ट्रिक बना रखी है, लेकिन बाकी जो रिएक्शंस हैं उनमें आप देखो मैं क्लियर बता रहा हूं आपको कि आप ऐसे सोच रहे होंगे सर हमें कोई जवाब नहीं दे रहे। आप स्पष्ट देखो, स्पष्ट जवाब यही है, क्लियर जवाब यही है कि किसी भी अभिक्रिया कोटि का निर्धारण आप रिएक्शन को देखकर डिसाइड नहीं कर सकते। ज्यादातर रिएक्शन में ऐसा ही होगा कि अपन जितने यहाँ पर अणु लिखेंगे वो ही घात के ऊपर आएंगे, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी होंगी जिनके अंदर जितने क्रियाकारक भाग ले रहे हैं वो घात के ऊपर नहीं आएंगे, नहीं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस चीज को अपन कैसे समझेंगे इसके लिए मैं बताऊंगा आपको समाधान। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो अपने सिलेबस में है वो सारी रिएक्शनों का आप पता लगा पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं अपन अभिक्रिया कोटि की दूसरी जो परिभाषा है वो, और अभिक्रिया की जो आणविकता है उसमें और इसमें क्या अंतर होता है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले अभिक्रिया कोटि की परिभाषा मैं बता रहा हूं आपको
इन दोनों परिभाषाओं में एक छोटा सा अंतर आएगा, आप नोट कर सकते हैं। मैं परिभाषा बता रहा हूं आपको। देखिए, अभिक्रिया कोटि और आणविकता में केवल छोटे से शब्दों का परिवर्तन आएगा, वह आप खुद ही समझ जाएंगे। देखना अभी यहाँ पर तो देखो, कोटि की परिभाषा सुनो। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं या आयनों की वह संख्या, अणुओं, परमाणुओं या आयनों की वह संख्या जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन होता है, जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन होता है, उनको अपन कहते हैं, उसको कहते हैं अपन अभिक्रिया की कोटि। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं या आयनों की वह संख्या जिसमें अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन, जिसमें अभिक्रिया के दौरान सांद्रता में परिवर्तन होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। लेकिन जब इसकी बात आएगी ना इसकी, तो इसमें कोई सांद्रता में परिवर्तन की कंडीशन नहीं है। इसमें सीधा बोलेंगे किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या को ही अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। मतलब जितने भी अणु भाग ले रहे हैं ना, उनको सबको डायरेक्ट ही आप क्या कर लोगे, गिन लोगे। जैसे मान लो इस अभिक्रिया के लिए कहा जाए, आपसे आणविकता पूछे ना, तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, 3। 2 तो ए है और 1 बी है, इसका मतलब आणविकता 3 हो गई। लेकिन कोटि इसकी 3 हो ये कंफर्म नहीं है, कोटि इसकी 3 हो ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो आणविकता आप बहुत आसानी से पता लगा पाएंगे। तो इसके लिए मैंने क्या कहा कि जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान, जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन हो, परिवर्तन किसमें परिवर्तन हो, सांद्रता में परिवर्तन, तो उनको इसमें गिनते हैं। और इसमें परिवर्तन की जरूरत नहीं है। जो भी अणु भाग ले रहे हैं या परमाणु भाग ले रहे हैं, अणु, परमाणु या फिर आयन जो भाग ले रहे हैं, उनकी संख्या को डायरेक्ट गिन लेते हैं, उनकी संख्या को डायरेक्ट गिन लेते हैं। दूसरा नंबर, जब मैंने वेग स्थिरांक की इकाई बताई थी, तो आपको कहा गया था कि जो अभिक्रिया कोटि होती है ना, वो शून्य भी हो सकती है, लेकिन ये शून्य नहीं हो सकती है, ठीक है। तीसरा जो है वो है कि ये जो है ना, ये पूर्णांक संख्या हो सकती है, पूर्णांक, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो भिन्नात्मक भी हो सकती है। मैंने आपको क्वेश्चन करवा रखे हैं इसके, अभिक्रिया कोटि के लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन करवाए थे। जैसे कुछ अभिक्रियाओं की कोटि आई थी 1/2, कुछ अभिक्रिया कोटि आई थी 2.5, इस तरीके से, ठीक है। मतलब आपके पास जो अभिक्रिया कोटि आएगी ना, वो अच्छा अपने सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन बाकी अगर हायर लेवल में जाएंगे ना, तो अभिक्रिया कोटि जो है वो माइनस में भी हो सकती है, माइनस में भी अभिक्रिया कोटि जो है वो माइनस में भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ आपको। अपन कोटि ध्यान रखेंगे कि शून्य हो सकती है, पूर्णांक हो सकती है या भिन्नात्मक हो सकती है। और ये जो है ना, ये जो है ये हमेशा 1 2 3 इस तरीके से, मतलब 4 इस तरीके से सीधे सीधे जो संख्या है अपने पास, मतलब पूर्णांक संख्या होगी ये, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है, शून्य नहीं हो सकता और भिन्न में भी नहीं हो सकती, भिन्न में भी नहीं हो सकती है, ठीक है। चौथे नंबर पे आते हैं। चौथे नंबर को समझने से पहले अभिक्रियाएं जो है उनको 2 भागों में बांट रहे हैं अपन। एक अभिक्रिया जो होती है वो होती है प्राथमिक। जो मैं ये चीज बताता हूँ ना, इनको आप अलग से साइड में लिख लिया करो, या कॉपी के ऊपर जो जगह होती है ना खाली, वहां पे लिख लिया करो। प्राथमिक अभिक्रिया मतलब आपको कहा जाएगी प्राथमिक अभिक्रिया किसे कहेंगे और जटिल अभिक्रिया किसे कहेंगे, और इनका यहाँ पर क्या योगदान है। तो देखिए, प्राथमिक अभिक्रिया का मतलब है सीधा सीधा वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही पद में पूर्ण हो जाती हैं, वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही पद में पूर्ण हो जाती है, उनको बोलते हैं प्राथमिक अभिक्रियाएं। और जटिल अभिक्रिया उनको बोलते हैं वे अभिक्रियाएं जो एक से अधिक पदों में पूर्ण होती है। जो एक से अधिक पदों में पूर्ण होती है उनको जटिल, और एक ही पद में पूर्ण हो जाती है ना, उनको प्राथमिक। तो ये कितने पद में पूरी होगी, 1 में, और ये 1 से अधिक पदों में, ठीक है। आगे बात समझ में। अब आप सोच रहे होंगे कि हम रिएक्शन को देखकर कैसे पता लगाएंगे कि ये प्राथमिक अभिक्रिया है कि जटिल अभिक्रिया है। उसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको कि प्राथमिक अभिक्रिया की जो ट्रिक है आपके पास वो है, जो भी क्रियाकारक होंगे उनकी संख्या है ना 1 होनी चाहिए। जो भी क्रियाकारक है उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, 1। देखो समझो इसको, इसका मतलब मेरा ये है कि अगर मान लो आप रिएक्शन लिख के दी जाए, ऐसे ए उत्पाद में चेंज हो रहा है, तो कितनी संख्या है इसकी, 1। इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है, प्राथमिक अभिक्रिया है। दूसरा, अगर मान लो ऐसे लिख के दे दिया A + B,
और यहाँ पे दे दिया उत्पाद, मतलब ए बी बना के दे दिया, तो ये भी कौन सी है, इसकी संख्या भी 1 है और इसकी संख्या भी 1 है, तो कौन सी अभिक्रिया हुई है, प्राथमिक अभिक्रिया। ऐसे ही a प्लस बी प्लस सी कर देते हैं, a प्लस बी प्लस सी कर देते हैं और उत्पाद बनाते हैं, सिंगल ए बी सी उत्पाद बनता, तो उसी स्थिति में पर क्या बोलते हैं इसको, प्राथमिक अभिक्रिया। तो प्राथमिक अभिक्रिया की ट्रिक बता दी है कि क्रियाकारक कितने होना चाहिए, 1, मतलब क्रियाकारक की संख्या कितनी हो, 1। इसका मतलब ये नहीं है कि ए है ना, ए वो अकेला ही होना चाहिए, ए के साथ बी भी हो सकता है, ऐसे और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर अकेला दे रखा है तो प्राथमिक अभिक्रिया है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ना से 2a, अब ये जटिल अभिक्रिया हो गई। कौन सी अभिक्रिया हो गई, जटिल। जैसे मान लो एक रिएक्शन जो आपको दे दी जाए इस तरीके से और आपसे पूछा जाए कि दी गई अभिक्रिया जो है वो प्राथमिक अभिक्रिया है कि जटिल अभिक्रिया है। ये जो अभिक्रिया है ना, ये इस अभिक्रिया के लिए पूछा जाए कि ये जो अभिक्रिया है वो प्राथमिक अभिक्रिया है कि जटिल अभिक्रिया है, तो जवाब दीजिए। आप खुद इसका जवाब जो है वो करिए और पता लगाएं कि ये अभिक्रिया जो है वो कौन से प्रकार की है। तो देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर 1 अगर होता तो कौन सी अभिक्रिया होती, प्राथमिक, लेकिन यहाँ पे कितना लगा हुआ है, 2, इसका मतलब ये जटिल अभिक्रिया है, इसका मतलब 1 से अधिक पदों में पूरी होगी है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि ये जो अभिक्रिया है वो 1 से अधिक पद इसके कौन से होते हैं, ठीक है। पहले एक बार अपन इस पे आते हैं, इसको पूरा कर देते हैं, फिर मैं इस अभिक्रिया के लिए बताऊंगा कि इसके 1 से अधिक पद कौन से होते हैं, ठीक है। तो जब कोटि की बात करते हैं तो कोटि जो है ना वो प्राथमिक और जटिल दोनों अभिक्रियाओं पर लागू होती है। इन पर प्राथमिक और जटिल दोनों अभिक्रियाओं पर लागू होती है, लेकिन ये है ना, ये अभिक्रिया को प्राथमिक मानकर, मतलब आपके पास यहाँ पे 2 लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, उसको प्राथमिक मानकर काउंटिंग कर लेगा ये सीधे ही, मतलब इसको ये केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं पर लागू होता है, ठीक है। 5वें नंबर पे देखें अगर, तो जो अभिक्रिया कोटि होती है ना, अभिक्रिया कोटि वो प्रायोगिक वेग समीकरण से ज्ञात करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा मान है, प्रायोगिक मान है। कौन सा मान है, प्रायोगिक, तो ये कौन सा होगा, सैद्धांतिक। ये कौन सा मान होगा, सैद्धांतिक मान। समझ रहे बात को, कौन सा मान होगा, ये प्रायोगिक मान है और ये सैद्धांतिक मान है, ठीक है। और एक चीज और याद रखनी है आपको, 6ठे नंबर पर बता देता हूं मैं, इसमें यहां पे लिख देता हूं ऊपर कि किसी भी अभिक्रिया की क्रियाविधि का निर्धारण, किसी भी अभिक्रिया की क्रियाविधि का निर्धारण, किसका, किसी भी अभिक्रिया की क्रियाविधि का जो निर्धारण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, कोटि के द्वारा। इसका मतलब इसके द्वारा अभिक्रिया की क्रियाविधि का निर्धारण नहीं किया जाता है। एक बार फिर बता रहा हूं मैं, फिर उसके बाद में आपको मैं क्रियाविधि लिख के बताऊंगा इसकी, उससे आपको ये प्राथमिक, जटिल और ये क्रियाविधि कैसे निर्धारित होती है ये सब चीज पता लग जाएगी। पहला मैंने बताया अभिक्रिया कोटि में केवल उन क्रियाकारकों को गिनते हैं जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसमें अपन डायरेक्ट गिनते हैं, इसमें कोई सांद्रता को नहीं देखते। इसका मान 0 हो सकता है, इसका मान 0 नहीं हो सकता, ये पूर्णांक या भिन्नात्मक हो सकती है, ये नहीं हो सकती है, भिन्नात्मक 0 भी नहीं हो सकती है। ये प्राथमिक और जटिल अभिक्रियाओं पे लागू होती है, ये केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं पे लागू होती है या प्राथमिक मानते हुए आंसर देते हैं। और कोटि जो होता है ना, कोटि वो एक प्रायोगिक मान होती है और जो आणविकता होती है, अणुसंख्यता होती है, वो एक सैद्धांतिक मान होती है। और अभिक्रिया कोटि की सहायता से किसी भी अभिक्रिया जो उसकी क्रियाविधि का निर्धारण किया जा सकता है, ठीक है। अभिक्रिया की क्रियाविधि का निर्धारण किया जा सकता है। अब देखो आपको मैं बता रहा हूं यहाँ पर कि जो N2O5 वाली अभिक्रिया है उसकी क्रियाविधि किस तरीके से अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखो जो रिएक्शन है आपके पास ये है, ठीक है, इसकी क्रियाविधि लिखे। वैसे अपने सिलेबस में दे नहीं रखी है, लेकिन मैं बता देता हूं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा इससे। इसमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप में दोनों के दोनों क्रियाकारक एक साथ तो भाग लेंगे नहीं, तो एक क्रियाकारक भाग लेगा, एक क्रियाकारक जब भाग लेगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो है ना टूट जाएगा किसमें, N2O3 और O2 में। किसमें, N2O3 और O2 में। देखो आप यहाँ पर 5 है तो 2 यहाँ पर हो गए, 3 यहाँ पर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि N2O3 है ना, वो किसमें टूट सकता है, इसे N2O3 को तोड़ेंगे तो क्या बन सकता है इससे, NO और N2O। देखो इसके अंदर 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, ठीक है। लास्ट स्टेप जो होगी ना इसकी, वो क्या होगी कि जो सॉरी इधर ये नहीं है, यहाँ पे 2 आएगा, इधर ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर एक N2O5 का उपयोग कर लिया था अपन ने, दूसरा N2O5 जो है वो यहाँ पर बचा हुआ है, और एक जो NO है इसको इसके साथ जोड़ दो। नाइट्रोजन कितने हो गए, 3, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 6, तो ये हो जाएगा 3NO2। अब देखो
आपको अगर ये पता लगाना है कि हमने जो लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा, मतलब जो काम किया है ना वो सही किया था गलत किया था, उसको पता लगा सकते हो आप। जो क्रियाकारक और उत्पाद दोनों तरफ होना उनको कैंसिल कर दो आप। जैसे N2O3 इधर भी है और इधर भी है, NO इधर भी है और इधर भी है, इनको कैंसिल कर दिया। अब जो है ना, जो इसके अंदर है ना वही बचने चाहिए। अगर वैसा का वैसा हुआ तो अपन ने सही लिखा है, अदरवाइज कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है। तो देखिए N2O5 एक ये रहा और एक ये रहा 2N2O5, ये रहा 2N2O5, 3NO2 यहाँ पर एक ये रहा 4NO2 और प्लस पहली रिएक्शन में है O2, तो ये हो गया अपने पास N2O5। मतलब जो डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है N2O5 का वियोजन जो हो रहा है उसकी क्रियाविधि मैंने आपको बता दी है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो एक चीज आप नोट लगा के लिख सकते हैं कि कोई भी अभिक्रिया जो होती है उसकी कोटि का निर्धारण उसके मंद या धीमे पद की सहायता से किया जाता है। कौन से वाले पद से? धीमे पद से। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से पद में या किस पद में अभिक्रिया की जो कोटि और आणविकता है वो दोनों बराबर होती है। क्वेश्चन आप ध्यान रखना कि किस पद के अंदर अभिक्रिया की कोटि और आणविकता का मान समान होता है। तो आप आंसर जो देंगे ना वो देंगे धीमे पद में, और इस धीमे पद के द्वारा ही अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण किया जाता है और इसीलिए इसको बोलते हैं वेग निर्धारक पद। फिर बता रहा हूं मैं आपको एक बार, अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण उसके मंद पद की सहायता से किया जाता है जिसे वेग निर्धारक पद कहते हैं। और इस पद के अंदर अभिक्रिया की कोटि और आणविकता दोनों के मान क्या होते हैं? समान होते हैं। आगे बात समझ में आता है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक अपना था वो था कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो क्या होती है, आणविकता क्या होती है, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू अपन ने यहाँ पर समझा है। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर पूछा जा सकता है, अंतर, ठीक है। तो इसी तरीके से आप चैनल के साथ बने रहिए। अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करें आप और कमेंट जरूर करें। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।